Okay, good day, student. So today we are discussing next half of our 11th syllabus, and in this second half we are discussing first important topic of physics, that is center of mass and rotational. ठीक है, तो जगह चेंज किया है मैंने, अभी प्रोबेबली एरर कम आएगा. ओके, कल जहाँ पर बैठा था मैं वहीं पर मैं अभी बैठा हूँ फिर से, तो प्रोबेबली एरर कम आएगा थोड़ा नेटवर्क का. ओके, तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो फर्स्ट हाफ में मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाए थे उन्हीं टॉपिक को अब मतलब ये सभी टॉपिक मैंने पढ़ाकर इसके वीडियोस भी मैंने से मतलब यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ. तो आप अगर आपका कुछ पार्ट मिसिंग है उसका तो ज़रूर आप देख सकते हो. जो हमारा एग्जाम रहेगा 10 तारीख को होने वाला, उसके पहले हमें पूरे बिट का रिवीजन लेना है. तो आज से मैं कुछ आपको टास्क देने वाला हूँ जो आपको एग्जाम के पहले तक कंप्लीट करना है. ठीक है, हो जाएगा. तो टॉपिक का नाम देखिएगा आप, सेंटर ऑफ मास. यस सर. ओके, center of mass and rotational motion. हमारे मॉड्यूल्स में इसका नाम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन दिया है, तो एक ही है वो, कुछ अलग नहीं है उसमें. ठीक है, तो अब देखिएगा सेंटर ऑफ मास आज के लेक्चर का हमारा बीट रहेगा. इस पूरे टॉपिक पर नीट में हमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बड़ा सेक्शन ये पूरे हमारे 11th के सेक्शन का. रोटेशनल मोशन को बहुत अहमियत है और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है. इसमें लगभग सभी जो अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको उन सभी लॉजिक का टॉपिक का बीट यहाँ पर लगने वाला है. रोटेशनल मोशन वाइड कंसेप्ट वाला टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे, धीरे धीरे स्लोली हम प्रोग्रेस करेंगे स्लोली. ओके, ठीक है, तो देखिएगा आप सेंटर ऑफ मास मतलब क्या रहेगा पहले वो देखते हैं हम. सेंटर ऑफ मास मतलब कोई भी अगर चीज होता है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेते हो आप और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बैलेंस करते हो ना, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ही उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है. जैसे आपको पता होगा, ये सपोज मैंने एक डस्टर का डायग्राम निकाला है, तो ये हमारा एक डस्टर है. ठीक है, ऐसा. ओके, 3D डायग्राम निकालता हूं मैं. तो ये हमारा एक डस्टर है. ओके, और इस डस्टर का आप देख सकते हो कि मैं अगर मेरे हाथ से यहाँ से अगर इस डस्टर को पकड़ता हूँ ना, ठीक है, तो मैं ऐसे इसे बैलेंस कर सकता हूँ. ओके, ऐसे एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट को अगर मैं घुमाता हूँ तो ये पूरा डस्टर क्या होगा, रोटेट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा एक पॉइंट होता है हर चीज का, ये डस्टर ही नहीं, हर चीज का. ओके, every object having one particular point at which whole mass of a body is supposed to be concentrated, and that point is called as center of mass. Okay, हर बॉडी का एक ऐसा न ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. पूरे बॉडी का जो मास रहेगा वो पूरा बैलेंस हो जाता है. ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब ये सिंपल वे क्या होता है देखिएगा. कोई भी हमारे जो ज्योमेट्रिक शेप होते हैं ना, ज्योमेट्रिक के जो रेगुलर शेप होते हैं, जैसे सर्कल रहा तो इस सर्कल का सेंटर मतलब क्या रहेगा, उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा. ठीक है, सर्कल का सेंटर मतलब अगर कोई एक डिस्क रहता है ना, तो उस डिस्क का जो सेंटर रहेगा वो सेंटर ऑफ मास रहेगा. उसके बाद अगर रेक्टेंगल रहता है ना, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कौन सा रहेगा, वो जो डायगोनल मीट करते हैं ना इस रेक्टेंगल के दोनों एक दूसरे को, तो ये जो कॉमन पॉइंट रहेगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है. मतलब जो भी हमारे रेगुलर बॉडीज होते हैं ना, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ही उनके क्या होते हैं, सेंटर ऑफ मास रहते हैं. ठीक है, कोई भी बॉडी हो तो उसका, कोई भी ज्योमेट्रिकल बॉडी हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो मतलब ही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर रहता है. ठीक है, अगर कोई स्फीयर रहा तो उसका सेंटर. ओके, जितने भी शेप्स है हमारे सिलेबस में उतने सभी शेप्स के जो सेंटर रहेंगे वही उनके सेंटर ऑफ मास रहते हैं. ठीक है, तो ऐसा ये पूरा कंसेप्ट रहेगा रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास का. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा.
और मतलब सेंटर ऑफ मास पर अगर हम कुछ भी करते हैं ना तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर होता है। जैसे मैं सेंटर ऑफ मास को मूव करने की कोशिश करता हूं ना तो पूरा बॉडी क्या होता है, मूव करने लगता है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो इसी को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द पॉइंट एट विच whole mass of a body, the point at which whole mass of a body is supposed to be concentrated, it's supposed to be concentrated, the point at which whole mass of a body is supposed to be concentrated is called center of mass। एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी का कि जहां पर पूरे बॉडी का मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसे पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अभी सेंटर ऑफ मास अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वे से हमें निकालना पड़ता है। तो एक एक करके हम देखते हैं अभी सेंटर ऑफ मास के बिट को। सेंटर ऑफ मास का पहला बिट रहेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास, ये पहला पॉइंट रहेगा। इसे नंबर डाल के लिखिएगा, सब पॉइंट सब बिट के नंबर दीजिएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम तो दो पार्टिकल सिस्टम में हमें अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे निकालना है। पहले हम दो पार्टिकल का देखेंगे, बाद में n पार्टिकल का देखेंगे, फिर कंटिन्यूअस बॉडी का देखेंगे, फिर कंपाउंड बॉडीज का देखेंगे, अलग अलग शेप को कंपाउंड मतलब कंबाइन करने वाले, फिर हम उस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स है इसके, एक एक करके हम देखते हैं। तो दो पॉइंट्स लेना हमें, यह हमारा y एक्सिस रहेगा, यह हमारा x एक्सिस रहेगा, ठीक है। और 2D मतलब 2 डायमेंशन में हम इन बॉडीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला पॉइंट रहेगा, ये पहला ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका मास m1 रहने वाला है और इसके कोऑर्डिनेट रहने वाले x1, y1। एक दूसरा पॉइंट रहने वाला है जिसका मास m2 रहेगा और उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x2, y2। मतलब हमने 2 डायमेंशनल सिस्टम लिया है। x और y एक्सिस को हम कंसीडर कर रहे हैं। z एक्सिस अगर कंसीडर करते तो x1, y1, z1 आता। अगर x मतलब सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 आते, ठीक है। बाकी कुछ भी उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके आप पोजीशन वेक्टर्स हमें निकालना है, ओके। मास m1 का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो ऐसा रहेगा और ये रहेगा r1, ओके। वेक्टर r1 से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। मास m2 का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा उसे हम वेक्टर r2 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। और अब डेफिनेटली इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ना, ये इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। बीच में कहीं तो भी रहेगा और वो जो पॉइंट रहेगा वो ऐसा कुछ तो भी बीच में रहने वाला है। जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है उसे हम C से इंडिकेट करेंगे। तो इस C के मतलब सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहेंगे, x, y। x मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। और इस सेंटर ऑफ मास का भी एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पर जनरेट होगा जिसे हम RC डैश से रिप्रेजेंट करने वाले। ये वेक्टर्स रहने वाले हैं, ये वेक्टर ओरिजिन से जनरेट होंगे और गिवन पॉइंट पर एंड होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखिएगा ये सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है ना हमें, ये जो दो पार्टिकल सिस्टम है ना, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम, तो इसे डिस्क्रीट पार्टिकल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स हैं। इज इट ओके? मतलब मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि कितने पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल यहाँ पर 2, तो हम गिन सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम में अगर हम कितने पार्टिकल ये अगर गिन सकते हैं तो ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है डिस्क्रीट सिस्टम, ओके। तो ये कौन से सिस्टम का हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, डिस्क्रीट मतलब याद रखना ये वर्ड मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स प्रोनाउंस करने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर में।
डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक आने वाला है, पूरा ऐसा वेवफॉर्म स्ट्रक्चर अगर रहा तो उसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी उसमें ब्रेकेज नहीं है, कोई भी उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसे सिस्टम को कंटिन्यूअस सिस्टम कहा जाता है। और डिस्क्रीट सिस्टम मतलब सेपरेट, दो अलग अलग चीजें जिनका एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, ऐसी चीजों को डिस्क्रीट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दो पार्टिकल्स है ना m1 और m2, ये डिस्क्रीट पार्टिकल है। डिस्क्रीट इन द सेंस इनका दोनों का कुछ भी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, और ऐसे सिस्टम में हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं इन डिस्क्रीट सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्क्रीट सिस्टम में निकालने का फॉर्मूला रहता है समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n। ओके, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n। उसके बाद रहेगा mi ri, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ बॉडी। ओके, मतलब इस पूरे सिस्टम का जो मास रहेगा m1 प्लस m2 उसे टोटल मास कहा जाएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा, हमेशा याद रखिएगा इसे। कब? जब सिस्टम हमारा डिस्क्रीट हो तब। इफ सिस्टम इज डिस्क्रीट एट दैट टाइम coordinates of a center of mass are given by using this formula vector rc। ओके, वेक्टर आरसी मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास है, या फिर पोजीशन वेक्टर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n mi ri। ओके, mi मतलब नंबर ऑफ मासेस रहने वाले, दो मासेस है तो फिर m1 और m2 यहाँ तक ये समेशन जाएगा। मतलब ये समेशन किसका है? प्रोडक्ट का है, mi ri का है। तो i इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे हम तो m1 r1 आएगा, फिर समेशन होने के कारण प्लस आएगा, फिर i का वैल्यू 2 पुट करेंगे हम m2 r2 प्लस m3 r3। अब ये कहां तक चलेगा? अप टू n टर्म तक। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में दो ही पार्टिकल है तो फिर आपको दो तक ही ये समेशन लेके जाना है, तीन पार्टिकल है तो तीन तक ये समेशन आपको लेके जाना है, और कैपिटल M मतलब टोटल मास इस सिस्टम का रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा इस कंडीशन में अगर हम ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे गिवन क्वेश्चन में कितने पार्टिकल्स है? सिर्फ दो पार्टिकल्स है। इन दिस क्वेश्चन ओनली 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया क्या? कंफर्मेशन दीजिएगा। दो ही पार्टिकल थे, इस वजह से मैंने दो तक ही एडिशन प्रोसीड किया। बोलो आदित्य, क्या क्वेश्चन है? सर वो आई का मतलब नंबर ऑफ मासेस है ना? नहीं, आई मतलब वेरिएबल है, वो वेरिएबल 1 से लेकर इन्फिनिटी n तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब जब मैं आई का वैल्यू 1 पुट करने वाला हूं ना तो m1 r1 आएगा, ओके, प्लस आएगा समेशन होने के कारण, उसके बाद आई का वैल्यू 2 आएगा, मतलब ये आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाने वाला है। तो n आई इज अ वेरिएबल इन दिस कंडीशन। ठीक है सर वो आर का क्या है? आर मतलब डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन वेक्टर नजर आ रहे हैं ना आपको डायग्राम में, ओके, पार्टिकल m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, पार्टिकल m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो वो r मतलब वो पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करने वाला है। पहले पार्टिकल का अगर आप मास लेते हो ना m1, तो उसके साथ उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज r1। ओके, वेक्टर r1, सो m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3, ऐसा ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, nth टर्म तक चलने वाला है। लेकिन इस गिवन सिस्टम में हमारे क्वेश्चन के दो ही पार्टिकल थे, इस वजह से क्या आया? rc इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। कुछ दिक्कत बच्चों आप यहां तक? गिव मी द कंफर्मेशन। नहीं सर। ठीक है, तो आप देखिएगा ये r1 मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर है, और इस पोजीशन वेक्टर के दो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले x और y। ठीक है, ये जो rc रहेगा ना इसके दो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं, तो आइदर आप आंसर इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो या फिर आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। जो हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हम 2 मिनट के लिए क्या करते हैं? x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का होने के कारण मैं सफिक्स सी यूज कर रहा हूं, xc और yc क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ऐसा ही रिप्रेजेंट होने वाला है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है ना सेंटर ऑफ मास का, तो फॉर्मूला रहेगा m1 y1
प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब Yes, sir. आइदर आप आंसर आरसी के फॉर्म में निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, या फिर आप इंडिविजुअली एक्सी और वाईसी भी निकाल सकते हो. ओके, ये एक्सी और वाईसी निकाला आपने, और आपको अगर आरसी निकालना है ना, तो फिर आरसी के लिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो वेक्टर आरसी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय एक्सी इंटू आई कैप प्लस वाईसी इंटू जे कैप. इन दिस वे वी कैन एबल टू फाइंड द आरसी. मतलब आरसी आपको डायरेक्टली निकालना है ना, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, और अगर आपको इंडिविजुअली पहले एक्सी निकालना है, बाद में वाईसी निकालना है, और उसके बाद फिर अगर आरसी निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप इस वे से निकाल सकते हो. ओके, कोई भी मेथड यूज करो, आंसर तो एक ही आने वाला है. ठीक है, तो ये इतना ही बिट रहेगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम अगर रहते हैं तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास इस वे से हम निकालते हैं. ठीक है, कुछ दिक्कत अब? ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का लगभग कहना है कि उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं. 2 मिनट से इतना लिखा दो. हाँ ठीक है, लिखो आप. आई होप आपने डेफिनेशन लिखा होगा पहले सेंटर ऑफ मास का. उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, और उसके नीचे डायग्राम भी निकालना है आपको अच्छे से, और ये फॉर्मूलेस भी लिख कर लेना है. ओके सर. हो गया सभी स्टूडेंट का लिखकर? कैन आई रफ दिस? यस सर. ओके, तो मैं अब इसे रफ करता हूं. अभी इसी के आगे थोड़ा बिट हमें लेके जाना है, प्रोसीड करना है. ठीक है, क्या बिट रहेगा आप देखिएगा. मतलब देखिएगा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था हमारा, सेंटर ऑफ मतलब ओरिजिन जो था हमारा, वो हमें कुछ डिस्टेंस पर रखा था. तो अगर ऐसा हो कि हम अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर ही अगर रखते हैं, तो फिर क्या चेंज होगा वो हमें देखना है. ओरिजिन अगर हमारा सेंटर ऑफ मास के ऊपर है ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उस कंडीशन में. ठीक है, तो ये वेक्टर आरसी डैश पूरा का पूरा 0 होने वाला है उस कंडीशन में. तो वो केस हमें देखना है. नीचे लिखिएगा इफ वी एज्यूम, इसी के नीचे लिखना है आपको, यही बीट है, सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट बीट है, और उसी में आपको लिखना है इफ, ये दोनों फॉर्मूले नीचे के याद रखना, वैसे ही रखना, हमें आगे लगने वाले ये. इफ वी एज्यूम origin to be at the, if we assume origin to be at the center of mass, origin to be at the center of mass, origin to be at the center of mass, then the vector rc dash vanishes. मतलब ये जो अभी ये वेक्टर आरसी डैश आया था ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो वो वैनिश होने वाला है, 0 होने वाला है. एंड वी हैव, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, अच्छे से लिखिएगा, इफ वी एज्यूम ओरिजिन टू बी एट द सेंटर ऑफ मास, देन द वेक्टर आरसी डैश वैनिशेस, एंड वी हैव, देन द वेक्टर आरसी डैश वैनिशेस एंड वी हैव. तो क्या मिलने वाला है फिर हमें देखिएगा, वेक्टर आरसी डैश इज इक्वल टू, अभी देखिएगा आरसी डैश के आगे क्या है सर? वैनिशेस, VANISHES, वैनिशेस मतलब खत्म होना. आरसी डैश वैनिशेस एंड वी हैव, तो आरसी डैश का अभी फॉर्मूला क्या था देखिएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था. ओके, तो अभी आरसी डैश यहाँ पर 0 रहने वाला है. क्यों 0? क्योंकि अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि दो पार्टिकल सिस्टम में एज्यूम कर रहे हैं हम, लेकिन क्या एज्यूम कर रहे हैं हम कि उन दो पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, वही जगह पर हमारा एग्जैक्टली ओरिजिन रहेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का. तो ये हमारा मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है. तो अभी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के आपको ओरिजिन पर हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा. मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अब 0,0 रहने वाले हैं. उसकी कुछ डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रहेगा जिसका मास m2 रहेगा, और कुछ डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रहेगा जिसका मास m1 रहेगा. ठीक है, तो ऐसे दो पार्टिकल्स रहने वाले हैं जिनका मास m1 m2 रहने वाला है. ठीक है,
तो अभी ये m1 m2 क्या रहेगा, आप देखिएगा r1 मतलब यहां से लेकर यहां तक वेक्टर रहेगा, और ये r2 मतलब यहां से लेकर यहां तक का पोजीशन वेक्टर रहेगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं rc डैश का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। लेकिन ये m1 प्लस m2 उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं फिर 0 इज इक्वल टू m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश, ठीक है। कुछ दिक्कत बच्चों? नो सर। तो ये डायग्राम निकाल के लिख लीजिएगा, जैसे हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं ना उसी के नीचे आपको लिखते जाना है, जो आपने पहला लिखकर खत्म किया है उसी के नीचे आपको लिखते जाना है। तो क्या कंक्लूजन तक आ गए हम, 0 इज इक्वल टू m1 r1 डैश प्लस m2 r2 डैश। अब अच्छे से देखिएगा, r1 ये जो पोजीशन वेक्टर रहेगा ना, ये हमारे ओरिजिन से इस डायरेक्शन में है, तो उसे हमें प्लस लेना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप r2 डैश देखते हो ना, तो ये ओरिजिन से ही ओरिजिनेट होने वाला है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड रहने वाला है, इस वजह से इसे हमें क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस क्वांटिटी एज अ निगेटिव। इज इट ओके? तो फिर अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, ओके, इफ यू सब्स्टिट्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ r1 एंड r2 इन द अबव इक्वेशन, इसके नीचे लिखना है इफ वी सब्स्टिट्यूट magnitude of r1 and r2, मतलब वेक्टर r1 और वेक्टर r2 का मैग्नीट्यूड हमें सब्स्टिट्यूट करना है, देन तो क्या मिलने वाला है फिर देखिएगा हमें, m1 r1 तो प्लस रहेगा, ओके, वेक्टर निकाल देना है आप, और m2 r2 माइनस रहेगा, m2 r2 इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो इसका क्या मतलब होगा, देखिएगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर बच्चों, r2 बाय r1। इज इट ओके? यस सर। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि मास और ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली राइट आंसर है, ओके। मास एंड ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, ओके, उस गिवन पॉइंट से r1 r2 क्या है आप समझ लो, r1 r2 पोजीशन वेक्टर से सेंटर ऑफ मास से उस पार्टिकल m1 और m2 के बीच का, ओके, पार्टिकल m1 m2 उनके पोजीशन से सेंटर ऑफ मास के और जो वेक्टर डायरेक्टेड रहने वाला है उस वेक्टर को हम r1 r2 एज्यूम कर रहे हैं। तो बताओ मुझे, जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका डिस्टेंस कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा, राइट आंसर है, क्योंकि मास और पोजीशन वेक्टर ये एक दूसरे को कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? जिसका मास ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ज्यादा होगा, ओके। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट आने वाला है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन नीचे लिख लीजिएगा। आई होप आप यहां तक लिख कर लिया होगा आपने, यहां तक आगे सब m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1 अप टू दिस पॉइंट कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके नीचे कंक्लूजन लिख लीजिएगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाई r1, तो इसी के नीचे आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट लिखना है एक, वी कंक्लूड दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, वी कंक्लूड दैट द सेंटर ऑफ मास of the two particle system lies between the two particles on the line joining them। सर फिर से बताओ ना। ठीक है, फिर से बताता हूं। we conclude that the center of mass of the two particles
two particle system lies between the two particles on the line joining them, lies between the two particles on the line joining them, lies between the two particles on the line joining them, which divides the distance which divides the distance which divides the distance between them, which divides the distance between them in the inverse ratio, which divides the distance between them in the inverse ratio of their respective masses, which divides distance between them in the inverse ratio of their respective masses. तो लिखकर हुआ है सभी स्टूडेंट का यहां तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिएगा, हमें एक रेडीमेड फॉर्मूला फॉर्म करना है। मतलब आपको दो पार्टिकल्स दिए जाएंगे जिनके मास अनइवन दिए जाएंगे, इक्वल नहीं दिए जाएंगे। दो पार्टिकल के मास अगर इक्वल है ना, तो उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में रहेगा, ठीक है ना? एक के तरफ रहेगा ना ही दूसरे तरफ रहेगा, एग्जैक्टली वो सेंटर में रहेगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन तो आपको कैलकुलेशन के लिए नहीं आने वाले। आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? दो पार्टिकल दिए जाएंगे, m1 m2 उनके मास रहेंगे, और आपको m1 से सेंटर ऑफ मास का या फिर m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, अब यहाँ पर सीयर m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2 है, m1 से r2 ये उल्टा हो गया है ना, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अब m1 मास है, उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 है, और m2 मास है, उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2 है, ठीक है? तो ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और गिवन पॉइंट पर एंड होने वाले, ठीक है? तो आप देखिएगा, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस आपको दिया जाता है, वो टोटल डिस्टेंस हम r एज्यूम करेंगे। लेट अस कंसीडर दैट टोटल डिस्टेंस टू बी r, ठीक है? और ये हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा, जिसे मैं c से इंडिकेट करता हूं। ये बीच वाला पॉइंट मतलब हमारा c है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 रहेंगे। तो ऐसा ही कंडीशन आपको हमेशा दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी रेडीमेड फॉर्मूला हमें फॉर्म करना है r1 और r2 का इन टर्म्स ऑफ r मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? तो अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऐसा ही ट्रिक फॉर्मूला ये। मास और जो डिस्टेंस था, मतलब उनमें क्या रिलेशन था देखिएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या आता था, r2 बाय r1। इज इट ओके? मास और ये जो डिस्टेंस थे ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, इस वजह से m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 आया। अगर ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ना, तो ये रेशो हम कैसे लिखते हैं, m1 बाई m2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण हमें m1 बाई m2 इज इक्वल टू r2 बाय r1 ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा बीट रहेगा। और देखिएगा, अब हमें वैल्यूज पुट करने हैं। आपको पता होगा ये जो इक्वेशन हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0 रहता है। तो अभी इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, r2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। r2 का वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, m1 बाई m2 इंटू r1, ओके? लिख सकता हूँ मैं ऐसा बच्चों। यही इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है और r2 के वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो अभी r2 का वैल्यू मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो फिर क्या आएगा देखिएगा, m1 r1 प्लस m2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m1 डिवाइडेड बाय m2 इंटू r1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा देखिएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, जो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा और आएगा फिर ये m1 r1 प्लस m1 m2 r1 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है? इज इट ओके? तो मुझे अब किसका वैल्यू चाहिए, r1 का, ठीक है? तो r1 का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या रहेगा, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। सर वो m2 m2 कैंसिल हो सकता है सर? हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ आपको। फिर ये m2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें, तो m1 m2 r1 r2 नहीं, फिर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है?
जस्ट 1 मिनट। हमें अब टोटल डिस्टेंस के टर्म में फाइनल आंसर निकालना है ना, तो ऐसा इक्वेशन न यूज करते हुए हम क्या यूज करेंगे, अब देखिएगा ऐसा इक्वेशन यूज करते हैं हम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, कैन आई राइट लाइक दिस? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R लिख सकता हूँ बच्चों में ऐसा। अभी इस इक्वेशन में मैं R2 का वैल्यू पुट करता हूँ Yes. तो आंसर बराबर आएगा। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है देखिएगा, अब M1 बाय M2 इंटू R1 आएगा इज इक्वल टू R। तो आप क्या करते हैं, इस M2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं R1 के साथ, तो M2 इंटू R1 प्लस M1 इंटू R1 और नीचे M2 बचेगा, M2 इज इक्वल टू R। अब देखिएगा ये M2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा R के साथ, तो क्या आएगा फिर M2 R1 प्लस M1 R1 इज इक्वल टू M2 R। ठीक है, तो आप देखिएगा फिर R1 को मैं कॉमन आउट करने वाला हूं। ओके, मैं कॉमन आउट करने वाला हूं, तो क्या मिलने वाला है फिर देखिएगा, R1 को अगर मैं कॉमन आउट करता हूं तो M1 प्लस M2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और उस साइड बचा M2 इंटू R1। तो फाइनली R1 का वैल्यू क्या मिलने वाला है, M2 R1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये मिलने वाला है R1 का वैल्यू। इज इट ओके? तो बच्चों मीटिंग का टाइम क्रिटिकली लो हो गया है, 1 मिनट के कम मीटिंग बचा है, तो जल्दी से इसे लिख लो। बेटर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रफ होने वाला है, 2 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरे स्क्रीन में फिर से इसके R2 का डेरिवेशन करेंगे। R1 का वैल्यू पता चल गया आपको, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, यहाँ पर सिर्फ R है, सॉरी ये R करेक्ट करो, यहाँ पर सिर्फ R है। ठीक है, M2 इंटू R है, तो करेक्शन करो एक बार, फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ मीटिंग का टाइम क्रिटिकली लो हुआ है, दूसरे मीटिंग को ज्वाइन करना है आपको तुरंत, जैसे ये मीटिंग खत्म होगा वापस आपको आना है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, फिर अगले वीडियो में हम R2 के लिए डेरिवेशन करेंगे। R2 का वैल्यू क्या आएगा, M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू R आएगा। देखते हैं हम वो अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट लिया है आपने, लिखा है सभी